हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हूं अरीना फारूक शेख और आज हम बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल्स एक के बाद एक तनाज़ात का शिकार हो रहे हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूदा कानून की शिक नंबर 16 है, जिसके मुताबिक किसी भी शख्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की इजाज़त या फिर हिदायत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और दीगर जो इसकी प्रोविजंस है वो पावर टू अरेस्ट यानी गिरफ्तारी की पावर से मुतल्लिक डील करती हैं। लेकिन अब हुकूमत ये चाहती है कि जी सेक्शन 16 को कानून से हज़फ कर दिया जाए, जिसके बाद इदारों के पास ये छूट होगी कि वो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर भी किसी मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकेंगे। इस बिल में मुजरिम पर जुर्माने की हद को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली कंपनी पर जुर्माने की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ शामिल है। हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली इन तजावीज़ पर अपोजिशन को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। कुछ रोज़ पहले उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। बिल्स पर एक छोटी कमेटी में बातचीत शुरू हुई। एक एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट जो थी वो इतना खौफनाक बिल था कि हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। इस पर काफी बहस हुई तो हमने कहा कि हम किसी सूरत इस बिल को कबूल नहीं कर सकते। उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है जी, ये जो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, ये एंटी टेररिज्म एक्ट का जो जिस कमेटी में बिल्स की FATF से मुतल्लिक डिस्कशन हो रही थी उसका वो हवाला दे रहे थे। हम खुसूसन जिस पर बात कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल है, जिसमें दूसरी तरमीम गालिबन ये की जा रही है और 2020 की तरमीम का इसको नाम दिया जा रहा है। खैर, पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह हैं, उन्होंने भी इससे मुतल्लिक कुछ कहा है। क्या कहा है वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। बहुत बुरा लॉ है। दिस इज लाइक आपने जो हमारे बिजनेसेस हैं, फॉर इंस्टेंस रियल एस्टेट है या ज्वेलरी शॉप्स है, इनको आप अब रिपोर्टिंग एजेंट्स बनाएंगे कि कोई भी शख्स अगर आके शॉपिंग करता है 20, 25, 30 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा कोई जेवर लेता है तो उसको वो बैठकर वो CID करेंगे, वो हुकूमत को बताएंगे कि ये 50 लाख। तो इस माहौल में कौन पैसे लेके आएगा, कौन खर्च करेगा? इससे तो इकोनॉमी आपकी और ग्रे और ब्लैक में चली जाएगी। तो एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल से मुतल्लिक खुसूसी तौर पर नफीसा शाह साहबा गुफ्तगू कर रही थी शहजाद इकबाल साहब के साथ। और ये देखा गया कि हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी से तो ये बिल मंजूर करवा लिया है, लेकिन अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पर इसे मुस्तरद कर दिया है। हमने सवाल कुछ यूँ रखा है, न सिर्फ इस बिल पे बल्कि दीगर भी जो बिल्स हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें मुतारिफ करवाई गई हैं या ओमिट की गई हैं। तो सवाल कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि हुकूमत की जानिब से यक के बाद दीगरे इस किस्म की तजावीज़ की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, रीमा उमर साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा और मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ होंगे। बाबर साहब, चूंकि इसका कानूनी पहलू है तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। आपसे चाहेंगे सादा अल्फाज में हमें थोड़ा सा समझाएं कि मुतअद्दिद बिल्स में से गिरफ्तारी से मुतल्लिक अमेंडमेंट्स, ओमिशंस, क्या मतलब है इसका? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं जो हमने एज अ पॉलिटी एक कौम की तरह से एक्सेप्ट नहीं किए, जिसमें डेमोक्रेसी एक चीज है, रोज हम उस पर बहस करते हैं। एक और इसी तरह का फीचर है चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि हमारे 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है और एक पार्लियामेंट है। इनके दरमियान चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। सो अगर एग्जीक्यूटिव एक काम करती है तो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, पार्लियामेंट का भी है और जुडिशरी का भी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा जो रवैया है उसमें जिसे लोग ये भी कहते हैं कि हम इसे पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, वो रवैया क्या है? वो ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम करती है, जो भी एग्जीक्यूटिव हो, आज PTI हुकूमत में है, कल PMLN थी, उससे पहले PPP थी, मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव में बैठा हो उसका रवैया यही होता है कि मेरे किसी भी अमल के ऊपर चेक और बैलेंस स्पेशली जुडिशरी का नहीं हो। और उसका एक तरीका यह है कि आप अपने जो डिटेंशन के लॉज की मुद्दत है वो बढ़ा दें, क्योंकि इस रवैये के साथ लिंक्ड एक दूसरा रवैया है, वो ये है कि हमने ड्यू प्रोसेस करके, लोगों का ट्रायल करके, उनके खिलाफ एविडेंस ला के, उसे प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश करके कन्विक्शन के बाद उन्हें पनिश नहीं करना। जब हमें किसी पे शक हो गया कि इसने कुछ किया है, यानी एग्जीक्यूटिव मुकदमे बनाती है, साथ ही पनिशमेंट स्टार्ट हो जाए और उसकी कोई ओवरसाइट नहीं हो, ताकि आपसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछे कि आपने किसी को पकड़ के बंद कर दिया तो इसकी क्या वजह है।
और आज क्यों बंद कर रहे हैं, पहले मुकदमा क्यों नहीं चला रहे, कन्विक्शन का इंतजार क्यों नहीं कर रहे, और उसमें फिर 100 हमारे पास एक्सक्यूजेस हैं कि आहिस्ता हमारा प्रोसेस काम करता है, लोग छुट जाते हैं। तो इस वजह से हमने एक सोल्यूशन ये निकाला है अपने लिए कि आप शक के बिना पे लोगों को बंद कर दें, सजा उनकी स्टार्ट कर दें, उसमें जो भी काबू आता है उसका फिर एक इम्प्यूनिटी का एस्पेक्ट आ जाता है जो हमें रोज नजर आता है कि जब आप ऐसे कानून बना देते हैं तो फिर वो अब्यूज होते हैं। आप जिसे दिल करता है पकड़ के बंद कर देते हैं, फिर वो छुटता रहेगा बेचारा, 6-8 महीने में छुटेगा, साल बाद छुटेगा जब उसकी कोई डील हो जाएगी एग्जीक्यूटिव के साथ। तो ये एक ओवरऑल हमारा जो एटीट्यूड है जिसमें रूल ऑफ लॉ का सिरे से कोई इन्फॉर्म नहीं करती हमारी डिबेट को। तो कोशिश यही होती है कि किसी तरह की स्क्रूटिनी ना हो और जो जुडिशरी का रोल है वो हम निकाल दें कानून में से। ये उसी की कड़ी है। ठीक है महमल, नफीसा शाह साहिबा ने एक और इसका पहलू भी उजागर किया। कहती हैं जी जो जुर्माने बढ़ाए गए हैं या फिर वो शर्त लगाई गई है कि खरीदार को NIC दिखाना होगा अगर वो एक मखसूस हद से ज्यादा खरीदारी करता है, तो इससे बिजनेसमैन बड़ा मुतासिर होगा, बिजनेस मुतासिर होगा। देखिए जो ये है, ये तो एक खैर पाकिस्तान के अंदर एक ये बड़ी प्रॉब्लम भी रही है कि एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और वो टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, खासतौर पे जो ट्रेडर्स हैं। तो ये जब 50,000 की खरीदारी के ऊपर भी ये आया था पहले भी ये लॉ कि उसके ऊपर भी आपको NIC दिखाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में उस पर काफ़ी अपोजिशन हुई थी। फिर शायद हुकूमत के साथ उन्होंने निगोशिएट किया था, मुझे अभी करंट पोजीशन का मुझे नहीं है। लेकिन जो अलीना वैसे जो सवाल है ना कि हुकूमत ये क्यों कर रही है, देखिए बात ये है कि FATF की 30 अगस्त की एक डेडलाइन है जिससे पहले हमने कई कानून पास करने हैं, मेरे ख्याल में 10 से ऊपर है शायद वो। तो अब कोई भी पार्टी और खास तौर पे ऑपोजिशन की जमातें तो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि वो बिल्स ना पास करे, क्योंकि अगर वो इस तरह की कोई चीज वो रुकावट अगर बनने की कोशिश करेंगे तो फिर एक तो खैर वो वैसे भी नहीं बनना चाहते क्योंकि एक ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान जाहिर बात है कोई भी हम में से नहीं चाहता कि वो ब्लैक लिस्ट में जाए या ग्रे लिस्ट में ही रहे, वो तो हम चाहते हैं कि वो बाहर निकले और इस सारे प्रॉब्लम से हम निकलें। तो इससे ऑपोजिशन तो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो बिल्स पास ना हो। हाँ, वो जब तरामीम के ऊपर बात करते हैं, ऑपोजिशन को ये लगता है कि हुकूमत को ये बात पता है कि ऑपोजिशन ने भी हमारा साथ देना है और ये कवानीन पास कराने हैं, उसके अंदर जो ऑपोजिशन हुकूमत जो है वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती है और वो ऐसी चीजें जो कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा या उनके अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको सर्व करते हैं और ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, वो चीजें भी उन कवानीन में लाना चाहती है, जिसके ऊपर जाहिर बात है ऑपोजिशन फिर है उसके ऊपर शोर भी डालेगी और एतराज भी करेगी। तो और ये बात ऑपोजिशन कहती है कि देखिए ये जो खासतौर पे मजिस्ट्रेट वाली चीज थी, किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन या कॉवेनेंट्स के अंदर ये नहीं है। तो जाहिर बात है ये यूरोपियन या इवन अमेरिकन भी ये FATF के लिए ये उनकी कोई शराइत में मौजूद नहीं होगा। तो ये हुकूमत की अपनी कोई शराइत है, ये FATF की नहीं है दी गई तजावीज। तो इस वजह से ऑपोजिशन जो है इसके ऊपर वो कह भी रहे हैं और इस चीज मामले को उठा भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ऑपोजिशन से मिल बैठकर ये 30 अगस्त की डेडलाइन पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सब की बेहतरी के लिए ही है कि बगैर किसी इस लड़ाई झड़प के हम लोग आराम से हसन निसार साहब का पॉइंट कहते हैं इसके ऊपर। डन, हसन निसार साहब। मैं सच्ची बात है मैं तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं है, कन्फ्यूजन और लैक ऑफ विजन। मैं नफीसा शाह साहबा की बात सुन के मैं हक्का बक्का रह गया हूँ। ये जो मैंने बात की है ना कि कन्फ्यूजन और लैक ऑफ विजन एक उजलत पसंदी है, फेस्ड आउट। देखो बिगड़ी हुई कौम और बरसा बरस से आप रातों रात कोई काया पलटना चाह रहे हो, ये होता नहीं। ये सुन्नत है हमारे असलाफ की, ये बड़ा एक सब्र आज़मा तहम्मुल बुर्दबारी के साथ इसको ना एक फेज आउट करके कदम ब कदम चलना चाहिए। अब ये जो नफीसा शाह ने बात की है, मैं तो हिल गया हूँ अंदर से कि ये कोई नींद पागल आदमी भी इस तरह की बात नहीं करता। प्रॉब्लम इनका ये है, ये वो बड़ी मशहूर बात है, मैं मुख्तसर 2 लफ्ज़ों में, ज़ेब्रे को अहाते से बाहर निकलने से रोकने के लिए दीवारें बुलंद करते जा रहे हैं और भूल रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं नीचे, और ये परेशान होते हैं कि रोज ज़ेब्रे निकल जाते हैं अहाते में से, दीवार 10 फुट और ऊंची कर दो, 20 फुट और ऊंची कर दो। उसके बाद जाके देखते हैं तो पता लगा वो दरवाजे तो हम बंद करना भूल गए थे। कोई इस तरह की सूरत हाल है। बाकी रहेगी ऑपोजिशन, तो भी हम इनको इतना सीरियसली लेते हैं, इनकी बरस की परफॉर्मेंस हमारे सामने है।
Why do we have to take them so seriously? ये बताते खुद ऑपोजिशन, ये वाकई नैले पे दैले वाला मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग की जिस बात पे ये एतराज कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल के होना चाहिए। इनको वॉशिंग मशीनों में डाल के धोना चाहिए। ये बात अच्छी लगे ना लगे, आई डोंट केयर किसी को। ये क्या अजीबो गरीब तमाशा है, ये किसी एक तरफ जाने का नाम ही नहीं लेते। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, टोटली कंफ्यूज, ना को विजन, ना को सर, ना को पैर। फ्रस्ट्रेशन है कि रातों रात कुछ हो जाए, वो होना नहीं है। वो कवानीन कुदरत के खिलाफ है। मैं कल भी कहीं बात कर रहा था कि स्विच ऑन स्विच ऑफ अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था, कि जैसे आप बत्ती जलाते हो इस तरह सूरज निकला है कड़क करके, यकदम 15 मिनट में सर्दी की जगह गर्मी आ जाए, नहीं होता। ये कवानीन कुदरत के खिलाफ। ये जिस तरह की बात नफीसा शाह ने, मुझे तो काम कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं हैरान रह गया हूं। इसके बाद बाकी क्या बचेगा? बहरहाल ठीक है जी। रीमा, ऑपोजिशन तनकीद करती है कि सब कुछ जो हो रहा है वो FATF की आड़ में हो रहा है। इसमें कितनी दावे में हकीकत है? और दूसरा, ह्यूमन राइट्स की जैसे अभी बात की, उसकी खिलाफ वर्जियां, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। अलीना, कुछ बच्चे होते थे ना स्कूल में या कॉलेज में, जो डेडलाइन से एक दिन पहले असाइनमेंट या जो भी उनका एसे होता था वो लिखते थे। ये हुकूमत भी उसी तरह कुछ काम कर रही है। अब हमें पता है 2 साल से बात हो रही है कि FATF के लिए कानून साजी की जरूरत है। अब कुछ महीने रह गए हैं डेडलाइन में, तो अब सारे जो कवानीन हैं, सारे बिल्स हैं, वो कमिटीज एक्टिवेट हो गई हैं और वो उन पे डिस्कशन शुरू हो गई है। मेरे लिए तो ये बहुत एक तशवीश की बात है, क्योंकि कानून साजी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक जमहूरी तौर पे इसको आगे लेके चलना चाहिए। कई अरसा पहले आपको एक ड्राफ्ट है जो पब्लिक करना चाहिए, उस पे लोगों के, एक्सपर्ट्स का इनपुट लेना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस में आपस में डिबेट होनी चाहिए, कमिटी में इन्फॉर्म डिस्कशंस होनी चाहिए, फिर लॉ पास होना चाहिए कोई। लेकिन अब आपने ये ऊपर एक सोर्ड जो है वो लटक रही है कि अब FATF की डेडलाइन है तो सबको मिलके जल्दी जल्दी बस कवानीन पास करने हैं। मुझे इसका प्रॉब्लम ये लगता है कि बेहतर है कि आप कानून साजी ना करें, क्योंकि जो बैड लॉज होते हैं, अगर बुरा आपने कानून बना दिया तो उनको तब्दील करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हमारे कवानीन की किताबें उठा के देख लें, बहुत आपको मिलेंगे ऐसे कवानीन जो बहुत बुरे हैं, जिसकी बहुत प्रोविजंस ड्रैकोनियन है, लेकिन कभी वो पास हो जाते हैं, फिर वो इस्तेमाल नहीं होते, फिर जब भी कोई चाहता है वो उनको इस्तेमाल कर सकता है परसिक्यूशन के लिए। तो मुझे कंसर्न ये है कि हम FATF की आड़ में इसी तरह के कवानीन हेस्टिली पास कर रहे हैं और इस पे सही तरह डिस्कशन भी नहीं हो रही। अब देखिए, इंसानी हकूक की आपने बात की, ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, इसके अंदर भी बहुत सी प्रोविजंस हैं जो इंसानी हकूक के लिए, जो मेरे ख्याल है प्रॉब्लमैटिक हैं। इस तरह अभी जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की भी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात की, उसमें भी यही चीज है। अब मैंने सुन रही थी इंटरव्यू कुछ हुकूमत के लीडर्स की, वो कह रहे थे ओवरऑल हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही इतना खराब है, उसमें इतने फ्लॉज हैं कि हमें इस तरह के इकदाम जो हैं वो लेने पड़ेंगे। अब ये क्या बात है? मतलब आप लोगों की जो लिबर्टी है, लोगों की राइट्स हैं, वो आप वायलेट करें क्योंकि आपने, स्टेट ने अपनी जो ऑब्लिगेशन है कि आपने एक जस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाना है, वो आप नहीं बना सकते। मतलब जब तक आप उस तरह के रिफॉर्म्स नहीं करोगे तब तक आप लोगों के राइट्स वायलेट करो कि उनको वारंट्स के बगैर जो है आप अरेस्ट कर लो, या मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर आप अरेस्ट कर लो, उनको कई कई दिन आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखो या उनको आप प्री ट्रायल डिटेंशन में रखो। इससे मसला तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप ये इंप्रेशन दे सकते हैं कि देखें हम कितने सीरियस हैं इन ऑफेंसेस के बारे में, और हम जो है FATF उनके जो कंडीशंस हैं वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन असल में इसमें क्या तब्दीली आएगी? इसके अलावा जो बाबर साहब बात कर रहे थे वो भी बहुत जरूरी है कि अदालतों पे लगता है कोई ट्रस्ट ही नहीं है, इसीलिए हर चीज जो है वो नॉन बेलेबल है। और सॉरी मैं थोड़ी लंबी बात कर रही हूँ, लेकिन ये भी बहुत मेरे लिए कंसर्न की बात है कि अब ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो सब नॉन बेलेबल हैं। नॉन बेलेबल पाकिस्तान में इसका मतलब है कि अगर आपको शक है, कोई आपके पास एविडेंस है कि किसी शख्स ने जुर्म किया है, तो आप उन्हें बेल डिनाई कर सकते हो। अब आप खुद सोचें, ट्रायल हुआ नहीं है, कन्विक्शन हुई नहीं है, आपने पहले से ही इसका असेसमेंट करनी है कि कोई शख्स गिल्टी है कि नहीं, और उसकी बुनियाद पे उनको बेल डिनाई कर देनी है। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं और इनको हम इस तरह जल्दबाजी में नहीं एड्रेस कर सकेंगे। तो बाबर साहब की बात को मैं ऐड करूंगी, जल्दबाजी भी एक इश्यू है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, आपने उनको पूरा करना है। और ऑफ कोर्स अगर आप रियासत को ये मौका दो तो वो तो चाहेंगे कि एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा से ज्यादा पावर्स आए और ओवरसाइट कुछ ना हो। ठीक है, मुनीर फारूक साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मोरलेस सारी बातें तो हो गई, बड़ा अच्छे तरीके से बाबर साहब ने भी बता दिया, रीमा साहिबा ने भी इसको कानूनी हवाले से बता दिया। मैं थोड़ा सा इसके हवाले से ये ऐड करना चाहूँगा इन एडिशन टू व्हाट दे हैव सेड। मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं जब पढ़ा था तो मैंने मास्टर्स के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स को एज अ मॉड्यूल पढ़ा है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। तो उसमें एक अपना तजर्बा मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब हम इस कोर्स को ले रहे थे तो दुनिया बदल गई थी 9/11 के बाद, और 9/11 हुआ, फिर लंदन बॉम्बिंग्स जिन्हें हम कहते हैं 7/7 की बॉम्बिंग्स वो हुई। तो एक रजीम डेवलप हुआ जिसे SAR रजीम कहा जाता था, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट रजीम। वो दुनिया में जो बड़ी ट्रांजैक्शंस थी, आई एम श्योर बाबर साहब को भी पता है, रीमा साहब कैन वेल रिलेट टू इट, कि वो मॉनिटर होनी शुरू हो गई और ये जो टेरर फाइनेंसिंग थी इसके गिर्द घेरा तंग किया जाने लगा। हम क्योंकि एज़ यूजुअल मतलब वो जो एक दफ़ा बात हसन साहब ने की थी कि दौलती झाड़ते हैं, तो हम भी अपने हिसाब से हमने भी दौलती को झाड़ी होगी उस वक्त, लेकिन वो इतनी एप्ट दौलती नहीं थी या इतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी। तो नेचुरली फिर हम लैग बिहाइंड करते रहे और इतना करते रहे कि फिर अब ये वक्त आ गया है, फिर ये FATF बन गया, फिर हम इसके अंदर हमारी प्लेसमेंट हो गई, फिर हम ग्रे लिस्ट में आ गए, फिर अब शोर मच गया। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि हम ओवर कमिट कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि गालिबन मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब को सुना था, वो कह रहे थे कि जब मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि आप बताइए कि मियां आज़र साहब के जो साहबजादे हैं हमाद साहब, उनसे पूछा गया कि जी ये कहाँ लिखा है FATF में, रिक्वायरमेंट कहाँ है, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को या सेक्शन को कोट करें। तो उन्होंने कहा उनके पास जवाब नहीं था इस बात का। तो हम ओवर कमिट कर रहे हैं, हम कानून ऐसे बना रहे हैं विद द रिलायंस ऑन द कोर्ट्स इन अ सेंस कि जी ठीक है, अगर वो अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अगर वो कोई इलीगल चीज़ उसके अंदर बन गई तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी। यानी हमने खुद कोई ड्यू डिलिब्रेशन नहीं करनी, कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करनी। कोर्ट पे ठीक है, बाद में अगर कोई चैलेंज करेगा हो जाएगा। आप देख लीजिए नैब कानून कब का बना हुआ है, वो अगर उसके अंदर आप उसको बगौर जायज़ा लें, उसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कानून या आइन के टच स्टोन्स पर नहीं उतरती, लेकिन वो अभी तक कानून बना रहा है। अब सबको तकलीफ होती है बिकॉज इट हर्ट्स देम। इसी तरह जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, यहाँ पर इल्ज़ाम फ़ौरन लग जाता है। मैं 10 सेकंड आपके और लूँगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन को अगर पढ़ा जाए, उसके अंदर ये बात वाज़े, उसका इंग्रेडिएंट है कि आपने ये साबित करना है कि जो पैसा लॉन्डर हुआ है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, वो इलीगली ऑब्टेन्ड मनी है। वो किसी ने यहाँ साबित नहीं करना होता, ओ फलाने ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, फलाने ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, फलाने ने इतना कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। एक्चुअली हमारा जहालत और फक्कड़पन इतनी बहुतात में है कि ये तो बड़ी सेंसिटिव मैटर्स हैं। बाकी अल्लाह बेहतर करे, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, ज़रूर सब इसके ऊपर अपनी इनपुट ज़रूर दें और कंसेंसस से अगर कानून पास करें। लेकिन मैंने आपको हकीकत बता दी है कि दुनिया कहाँ चल पड़ी थी और हम कितना पीछे थे। ठीक है जी, हम यहाँ पर छोटी सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। जी, बात करते हैं ऑपोजिशन की, APC की। कहा तो जा रहा था कि ईद के बाद कुछ शो डाउन होगा, लेकिन इसके बाद ये देखा है कि ऑपोजिशन की जमातें हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी मामले पर कुछ इख्तलाफ कर रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के बाद नेशनल पार्टी भी ऑपोजिशन की जमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रवैये पर कुछ बरहमी का इजहार कर रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी में हुकूमत का साथ दिया, जिस पर ऑपोजिशन में फूट पड़ गई है। नेशनल पार्टी के रहनुमाए सेनेटर मीर कबीर साहब वो कहते हैं कि जी पहले हुकूमतें 2 पार्टी सिस्टम पर बनती थी, लेकिन अब तो ऑपोजिशन भी 2 पार्टी सिस्टम पर मुश्तमिल है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों बड़ी पार्टीज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बगैर मुशावरत फैसला साजी और लेन देन करती हैं। अब हमने अपने एनालिस्ट से सवाल ये पूछा है कि क्या समझते हैं, क्या इन हालात सी नतीजा खेज साबित होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। तो मुनीब साहब देखिए, जब भी आप ख़ास तौर पे इस तरह के सवाल करती हैं तो पता नहीं क्यों कुछ ना मेरे दिमाग के अंदर ही कुछ बातें ना मेरी अपनी शायद एको करने लग पड़ती हैं। मुझे लगता है मुझे टेप वो दोबारा चलानी पड़ेगी और मैं उस टेप को चलाते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं दोबारा कहूँगा कि देखिए, जो मुस्लिम लीग नून है वो बड़ी घाघ जमात है, एंड सो इज़ पीपल्स पार्टी। उन बेचारों को पता है कि एक होता है वक्त की नमाज, एक होता है जिसे हम कवेले की टक्कर कहते हैं, एक होता है जिस टक्कर से सिर्फ सर फूटता है। उनको पता है कि हमारी इस टक्कर से सिर्फ सर फूटेगा। ये बातें होती हैं अपने लोगों को कहने के लिए कि जी फैसला
मानी खेज किस्म की मीटिंग होगी और उसमें हुकूमत से जान छुड़ाई जाएगी। हुकूमत से जान छुड़ाने के काबिल नहीं है अभी अपोजिशन, और ना ही उनके पास कोई ऐसी ताकत है कि वो हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकूँगा। ठीक है जी, बाबर सत्तार साहब। देखिए, हम तो इस पे रोज ही तकरीबन बात करते हैं। मैं भी अपने आप को रिपीट ही करूंगा अगर मैं कहूं कि एक गवर्नमेंट भी थोड़ा सा मोशन और प्रोग्रेस को कंफ्यूज करती है और ऑपोजिशन भी कर रही है इस वक्त। ऑपोजिशन को पता है कि कुछ हिलने वाला नहीं है, और लेकिन आपने कुछ एक्टिविटी तो शो करनी है, और सो ये एक्टिविटी शो करने की कहानी है पाकिस्तान में। एवरीवन अंडरस्टैंड हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रही है, ये इसी तरह ही चलेगी। अगर हाइब्रिड पार्टनर चेंज होना है तो कम से कम अभी उसका वक्त नहीं आया। ओवरऑल निजाम को चेंज करने की कोई कोशिश नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो गवर्नमेंट का पार्ट आप नहीं बन सकेंगे। तो वो हमें मूवमेंट किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं नजर आती, और मूवमेंट यही है कि आप कोशिश किसी तरह ये करें गवर्नमेंट के अंदर जूनियर पार्टनर आप बन जाएं। उसका भी टाइम नहीं आया, तो बस इस वजह से ये इसी तरह ही चलेगा। हसन साहब के पास ये पॉइंट लेके चलते हैं। हसन साहब, लेकिन जो जैसे हवाला दे रहे हैं मुनीब साहब, जो शेख रशीद साहब ने दावा किया था कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के नतीजे में बाहर गए हैं, ये तो राना साहब ने और शाहिद खाकान साहब ने दोनों ने तरदीद कर दी है इसकी। तरदीद ना क्या करते तो क्या कहते, उन्होंने जो कहा वो ठीक है। सुभान अल्लाह, आप भी अजीबोगरीब बात कर रहे हो। आपने बिल्कुल वैसी बात की है जैसी मुनीब साहब ने की है, खुलकर बात की और आखिर पे कह दिया मैं खुलकर बात नहीं कर सकता। आपने भी इसी तरह की छोड़ दी है। क्या करते वो तरदीद ही करेंगे भाई। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता क्या है ये, अच्छा मुझे ना अलीना, मैं चिढ़ना शुरू हो गया हूँ। कितनी संजीदगी से पक्के पक्के मुंह बना के बैठ जाते हैं ऑपोजिशन, हुकूमत। वो यार, आर दे रियली पॉलिटिशियंस? इनके करतूत साबित हो ना हो हमको आपको सब पता नहीं। इनकी कॉम्पिटेंस का लेवल, इनके ज़र्फ कितने, इनके ज़ेन, वो ये तो वो तोशा खाने की गाड़ियां नहीं छोड़ते यार। हाँ, ये ऑपोजिशन है। अच्छा, ऑपोजिशन है, भागपरी नाम रखे है, मनहूस तरीन औरत है, नाम भागभरी है, अब क्या करें उसका। देखो, ऑपोजिशन हमारी जो है वो इक्तदार में हो तो लूट का शिकार, बाहर हो बतौर ऑपोजिशन हो तो टूट फूट का शिकार। ये टोटल औकात है, ये आपकी तारीख है। और हम बड़ा संजीदगी से बैठ जाते। इतने खूबसूरत लोग इस पैनल पे हैं, इतने पढ़े लिखे, इतनी संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे होते, मुझे चिढ़ चढ़ रही होती, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर तबाह होता है। ये ऑपोजिशन है, ये हुकूमत है, वो कभी इनके करतूत, काम, परफॉर्मेंस आगा पीछा तो देखें सुने। कहां कहां की पैदावारें हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम उस एक ट्रांस में हिप्नोटाइज्ड। ये डेमोक्रेसी है, ये ऑपोजिशन है, ये हुकूमत है। ओ भाई, ये इनके डीएनए का प्रॉब्लम है। अब आप आगे चलो माशाल्लाह। फिर उसी तरह का एक सवाल मुझे पता है आगे आएगा। सर समझ नहीं आता ना, सर समझ नहीं आता, फिर क्या करें। आगे चलो। हम तो बेबस लाचार बैठे हैं, इसीलिए आप लोगों से सारे ग्रेटेस्ट माइंड्स को एक पैनल पे हम बिठा के। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं, कौन सी बात है? नहीं अलीना, ये नहीं, मुझे बताएं ना कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आती। फिर आगे क्या होगा हसन साहब? मैं कोई आगे जो पहले हो चुका है उसको 2-4 से ज़र्ब दे लो आप। ये पूरी तारीख सामने है, 70, 72, 73 साल की तारीख पूरी सामने है, तो उसमें तो मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मेरे माजी से वाकिफ हो, मेरे पिछले 25, 30, 35 साल की परफॉर्मेंस, मैं तो खुद को जर्नलिस्ट कहता ही नहीं, क्योंकि मेरा डेली जर्नलिस्ट से इतना ताल्लुक नहीं रहा। तो मैं अगर मैं है तो मुझे यू कैन प्रेडिक्ट माय टुमारो। मुझे किसी बच्चे के 10, 12, 14 साल के रिजल्ट्स, मेरे रिजल्ट कार्ड मेरे सामने रख दो, मैं आपको बता दूंगा इसका आइंदा क्या होने वाला है। कोई परेशानी नहीं है। ऑपोजिशन है, हुकूमत है, पता नहीं क्या है।
परेशानी नहीं, लेकिन थोड़ा सा तजब्जुब है ना। हम यहाँ पे ठीक है जी, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं अपनी, लेकिन थोड़ा तजब्जुब है क्योंकि आगे क्या होना है आवाम तो यही सोच रही है भाई, अगर तब्दीली का नारा लेके आए तो फिर आगे भी तो कुछ होना चाहिए था ना, तब्दीली कुछ तो आनी चाहिए थी। महमल और रीमा का ओपिनियन जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हम पूछ रहे हैं अपने एनालिस्ट से कि जो एपीसी जिसने कहा था हम ईद के बाद शोडाउन करेंगे, हुकूमत को जो कर रही है सब कुछ उसके इकदाम से तसल्ली नहीं है हमें, तो हम उसके खिलाफ कुछ करेंगे, तो क्या ये सारे इकदाम नतीजा खेज होंगे? महमद सरफराज साहब आपको क्या लगता है? हसन निसार साहब कहते हैं जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, मल्टीप्लाई टाइम्स 2-3। देखिए लीना, बात सिंपल सी ये है कि ऑपोजिशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स तो हैं और यूनिटी भी उस तरह की नहीं है, क्योंकि खास तौर पर जो बड़ी दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन अब एपीसी भी बुलानी है, अब ये दिखाना भी है कि हम शायद हुकूमत के खिलाफ कोई चीज भी करने चाह रहे हैं। ये बात उनको जरूर पता है कि फेडरल लेवल के ऊपर तो वो कोई चेंज ना ला सकते हैं, ना ही मेरे ख्याल में वो कोई लाना चाहते हैं, ना वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, बस करने की बातें हैं कि इस्तीफा है वो। हाँ, जो राना सनाउल्लाह साहब बात कह रहे हैं, मुझे लगता ये है कि जो हम काफी अरसे से एक चीज सुन रहे हैं कि पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आने वाली है, गालिबन उनका इशारा इस तरफ है, और उस तब्दीली के लिए जो नून लीग अपना किरदार अदा कर सकती है वो शायद करेगी भी। तो मेरे ख्याल में वो उस चीज को कहना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो एक नतीजा खेज कोई अमल करेगी या कोई चेंज लाएगी, वो पंजाब के अंदर अगर तब्दीली होती है महीने के अंदर हो, 2 महीने अगर इस साल होती है, तो वो उसके बारे में शायद कह रहे हैं, वरना अदरवाइज ऑपोजिशन के पास मेरे ख्याल में बस बातें करने को या दिखाने को, मतलब आपको लगता है सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? ठीक है जी, पंजाब की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा रीमा, देखिए सिर्फ हुकूमत गिराना तो ऑपोजिशन का मकसद नहीं हो सकता ना। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन प्रिपेयर कर रही है अगले इलेक्शंस के लिए, और मैं मानती हूँ हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स कुछ कंस्ट्रेंट्स में की जाती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसका शायद पॉलिटिकल पार्टीज खुद कुछ ना कर सके, लेकिन फिर भी एक कुछ रूम तो होता है जिसमें आप अपनी पॉलिटिक्स भी कर सको, और मेरा ख्याल है उसमें अगले इलेक्शंस का इंतजार करना भी कोई ऑपोजिशन के लिए गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जब वो हुकूमत गिराने की बात करते हैं तो हम ही बैठ के कहते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये गैर जमहूरी बात है, इस हुकूमत को अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करनी चाहिए। तो अब वो क्या उनको करना है? अब आप देखिए पीटीआई जब से पावर में आई है उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, और उसमें ऑपोजिशन भी अपना एक रोल प्ले कर रही है उनको अकाउंटेबल ठहराने में। इसके अलावा अब हम लोग लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, उसमें अब कितने वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हमें नहीं पता, लेकिन बात तो करें। सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी है, वो बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ात उठा रही है बहुत सी लेजिस्लेशन के ऊपर। इसके अलावा और भी कुछ ऑपोजिशन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको भी हमें देखना चाहिए, और जब हम कहते हैं ऑपोजिशन स्पेक्टेकुलरली फेल कर गई है, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है हार्श है, क्योंकि छोटी छोटी इसी तरह की चीजें होती हैं जो हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराती हैं, और मेरा ख्याल है ये भी कोई गलत टैक्टिक नहीं है कि आप अगले इलेक्शंस का इंतजार करो। ठीक, हसन निसार साहब, बात तो थोड़ी सी सोचने वाली है हसन साहब, जो रीमा कह रही हैं कि हम खाली नतीजा खेज जब बात करते हैं या नतीजे का मतलब लेते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि जी हुकूमत गिर जाएगी या चली जाएगी या उसके खिलाफ कोई महाज खोलेंगे। अगर ये छोटी छोटी इस्लाहात हो रही हैं तो अपोजिशन का अगर देखा जाए तो मतलब तो यही है। नहीं अलीना, मेरा तो ये बिल्कुल रौला ही नहीं है, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। आपकी सारी गुफ्तगू सर आंखों पे, जो रीमा ने कहा या महमल ने या जो हमारे दोस्तों ने कहा, मैं कुछ और तरीके से ना चंद सालों से देखने लगा हूँ। ये हमें एक टर्मिनोलॉजी है, ये ऑपोजिशन है, ये हुकूमत है, ये कमेटी है, फलाना है, ये हैं कौन? अब तक क्या किया है इन्होंने? और 200 साल और 300 साल आप इंतजार करो, 3-4 नस्लें खा गए ये। अब और पता नहीं इतना संजीदगी और इतनी फलाना, ये यूं हो रहा है, ये लेजिस्लेशनें हो रही हैं, क्या हो रहा है? 73 साल में आप एक आम बंदे को उसकी लेन तक तो ला नहीं सके। एक हमारे ये साबिक आईजी थे, तो मैंने कहा यार ये को काम है, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन की एबीसी नहीं आती, मुझे दे दो 1 महीने के लिए। कहते नहीं वो दरअसल काम तो वाकई मुश्किल नहीं है, लेकिन हड़ताल हो जाती है जी चिंची वाले। वो यार क्या है ये कौन लोग हैं? इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं? इनका विजन क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन संजीदगी है,
मैं मजबूरी है, मैं इतने इंटेलेक्चुअल्स में फंसा हुआ हूँ, रजिया मतलब बहुत हैवी वेट्स में फंसी हुई, तो वो परेशान है बहुत। मैं परेशानी का इजहार करता हूँ और तो कुछ नहीं, इख्तलाफ तो किसी से भी नहीं है मुझे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आई नो दैट। ठीक है जी, तो हम अपनी डिबेट को भी यहीं पे कंक्लूड करेंगे इस नोट के साथ कि हमारे पैनल का और प्रोग्राम का भी यही हुस्न है कि सबके जो ओपिनियंस हैं, सबकी राय है वो मुख्तलिफ हो भी सकती है, लेकिन एक दूसरे को दलाइल पेश करते हैं और उससे कायल करते हैं, अपना ओपिनियन भी उससे फॉर्म करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।